एक ऐसी स्टोरी बताइए शार्क टैंक पे जो जिसके स्टार्टअप को देख के आपने मतलब इंस्पायर किया कि भाई ये यहाँ से भी पैसे बन सकते हैं। मैंने सीजन 3 में एक स्टार्टअप था कि वो लोग शर्ट बनाते थे, मतलब उसमें स्टेन फ्री था, तो एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट था मतलब। और वैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए थे जो एक्साइटिंग ही लग रहे थे। मतलब मैं बोलूंगा टीम मैनेजमेंट पे मैंने काफी ज्ञान देखा है यूट्यूब पे कि टीम कैसे मैनेज करनी है, कैसे लोगों को संभाले। काफी बहुत सारे लोग हैं जो यही काम करते हैं जिसमें वो स्पीच देते हैं, लोगों को समझाते हैं। आपको क्या लगता है टीम मैनेजमेंट कितना मुश्किल काम है? जब भी आप मतलब मेरे अकॉर्डिंग जब भी आप किसी टीम मेंबर से बात करते हैं, आप उसको ऑब्जेक्टिवली क्लियरली बता दें आप चाहते क्या हैं, आप अपना रिजल्ट बता दें, बट उसको स्टेप बाय स्टेप का नॉलेज ना दें। मैंने डिग्री नहीं ली है, बट आईआईटी दिल्ली उसका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। 2009 में मैं कॉलेज गया था, तो 2 साल मैंने पहले कोशिश की पढ़ाई करने की, कॉलेज में अच्छा स्कोर करने की। जब मुझे दिखा वो रूट वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो 2011 से मैंने बिजनेसेस एक्सप्लोर करना शुरू किया। भाई मुझे ये बताइए कि मतलब कैसे एक बिहार से निकला हुआ लड़का और इतना बड़ा एम्पायर, क्या है कहानी, क्या मोटिवेशन है वो? देखिए, अब जर्नी थैंकफुली बोलेंगे तो मतलब बाय गॉड्स ग्रेस अच्छे साइड में रहा चीज़ें। ओवर टाइम मतलब सही तरीके से एजुकेशन का मौका मिला, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करी, और धीरे धीरे बिजनेस भी अच्छा ग्रो करता चला गया। अगर बोलेंगे तो इसमें किस्मत ने काफ़ी साथ दिया। इन शॉर्ट्स ये आइडिया क्यों आया? आपको लगता है कि जैसे कि न्यूज़ चैनल, इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, उसके बीच में इन शॉर्ट्स का आना, तो आपको लगा कि लोगों की जरूरत है ये इसका अगर मैं बोलूँगा तो थोड़ा मेरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल जनरली कम रहता है, मेरे से बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ी नहीं जाती है। तो मेरा खुद का प्रॉब्लम था यार कि इतने लंबे लंबे आर्टिकल्स मुझे नहीं पढ़ने हैं। तो मुझे लगा मेरे तरह कुछ और लोग भी होंगे तो बिजनेस बन जाएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे है, मतलब कैसे काम करते हैं इन शॉर्ट्स? अगर किसी कोई अगर यूजर डाउनलोड करता है, ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है या यूजर अगर लेंगे तो कम्प्लीटली फ्री प्लेटफॉर्म है, एड बेस्ड है, तो उनको सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ नहीं पे करने की जरूरत पड़ रही है। टिपिकली जिस तरह मोस्टली मीडिया कंपनीज पैसे बनाती है, ऐड दिखाती है, इससे हम जो पैसे कमाते हैं। कैसे पहचानते हो कि ये लड़का परफेक्ट है? जब आपने पहली हायरिंग की होगी, और स्किल कितना इंपॉर्टेंट है इसमें? स्किल डेफिनेटली मैटर करता है, मैं कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं मैटर करता, बट कैरेक्टर में 100 मिल रहा है और स्किल में 80 मिल रहा है, तो मैं कहूंगा अनडाउटेडली आप कैरेक्टर के साथ जाए, क्योंकि वो बंदा स्किल सीख लेगा। मेरा है कि मैं बहुत बार बोलता हूँ कि मैं नेगेटिव चीज पे ना सोचता हूँ ना एनालिसिस करता हूँ। मैं कहूंगा कि अगर दुख गिनाना शुरू करूंगा तो जिंदगी में बहुत सारे दुख सब लोग गिनाना शुरू कर देंगे। पुरानी फिल्मों में से किसको कोई फेवरेट फिल्म? टॉप मूवीज में रखूंगा तो वीर ज़ारा डेफिनेटली एक टॉप मूवीज में आ जाएगी मेरी। उसके बाद 3 इडियट्स भी वन ऑफ द गुड मूवीज है, जो मेरे को बहुत मजा आया था देखने में। अगर बोलेंगे तो एक फिल्म देखने का एक अपना एक्सपीरियंस है हॉरिजॉन्टल में, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वर्टिकल वो चीजें छीन लेगा लोगों से? अच्छा ही फॉर्मेट है, मुझे तो वर्टिकल में ऐसा कोई दिक्कत नहीं लग रहा। फोन वर्टिकल है तो फोन पे मुझे कंज्यूम करना है तो मैं वर्टिकल फॉर्मेट में ही कंज्यूम करना प्रेफर करूंगा। अगर इन शॉर्ट्स को भी पूछेंगे तो वो उसी वर्टिकल फॉर्मेट का स्वाइप का ही, मेरा खुद का बिजनेस भी उसी फॉर्मेट पे बना हुआ है अगर लेंगे तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज। वायरल टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मोटिवेशन वाली आपने जितनी कविताएं आज तक सुनी होगी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और जिस तमाम तरह की कविताएं जो जिससे आप मोटिवेट होते हैं, ये सारी कविताएं अगर कहीं चरितार्थ होती है तो उनका नाम है अजहर इकबाल। आज के हमारे गेस्ट हैं। आपने इनको शार्क टैंक में जरूर देखा होगा, और मेरे लिए खुशी का कारण ये है कि ये वहीं से हैं जहाँ से मैं भी बिलोंग करता हूँ, बिहार से। अजहर भाई, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश भाई यहाँ अपने इस शो पे बुलाने के लिए। मैंने जब फर्स्ट टाइम आपको देखा, मैंने सोचा कि सवाल करने से पहले आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि मैंने जब आपको पहली बार देखा शार्क टैंक में, तो मैंने कहा एक बिहारी शार्क टैंक में, मतलब प्राउड वाली एक फील आती है कि मैंने कहा कि भाई इनका अगर मैंने पॉडकास्ट नहीं किया तब तो बेकार ही है मेरा पॉडकास्ट करना। और थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया, थोड़ी लंबे टाइम के बाद दिया, बट दिया टाइम समझ सकता हूँ। भाई मुझे ये बताइए कि मतलब कैसे एक बिहार से निकला हुआ लड़का और इतना बड़ा एम्पायर, क्या है कहानी, क्या मोटिवेशन है वो? देखिए, अब जर्नी थैंकफुली बोलेंगे तो मतलब बाय गॉड्स ग्रेस अच्छे साइड में रहा चीज़ें। ओवर टाइम मतलब सही तरीके से एजुकेशन का मौका मिला, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करी, और धीरे धीरे बिजनेस भी अच्छा ग्रो करता चला गया। अगर बोलेंगे तो इसमें किस्मत ने काफ़ी साथ दिया। मतलब आपकी जो हम्बलनेस है, मतलब इतनी छोटी कहानी आपने बता दी, इतना आसान तो नहीं होता है किसी के लिए जितनी छोटी कहानी आपने बताई। और ये आपकी हम्बलनेस है, क्योंकि मैंने जब भी देखा आप बहुत ही पोलाइट, खासकर जब आप शार्क टैंक में भी थे, और इतनी पोलाइट, यही स्माइल। मैंने आपके सारे फोटो देखे, सेम स्माइल। मैंने कहा ये आदमी इतना पॉजिटिव, कहाँ से इतनी पॉजिटिविटी आती है? देखिए, मतलब मैं बोलूँगा पॉजिटिविटी का अगर लेते हैं तो मुझे तो लगता है इन जनरल ही मैं बोलूँगा कि काफ़ी ब्लेस्ड ही मानता हूँ, मतलब लकी मानता हूँ अपने आप को। हर चीज़ में जनरली ऊपर वाले ने अच्छे साइड ही दिया है, तो अगर अब भी खुश ना रहूँ तो किस केस में रहूँगा, शायद मैं वो मानता हूँ। मतलब अच्छा खासा हेल्थ है, अच्छी जगह पढ़ाई करी, अच्छी लाइफ चल रही है,
और कोई रीजन नहीं चाहिए शायद मेरे ख्याल से खुश रहने के लिए, इनफ है जीवन में। बहुत अच्छी, और ये पॉजिटिविटी आप ऐसे ही बना के रखें और दुनिया आपकी पॉजिटिविटी से रोशन हो, प्रकाशित हो, तो बड़ा अच्छा लगे। अच्छा एक बात बताइए भाई कि जब आप निकले बिहार से, सोचे थे कि ये होने वाला है चमत्कार? देखिए अब इतना कुछ नहीं पता था जब छोटे थे तो बस एक ही चीज पता था कि अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे तो शायद अच्छी जॉब मिल जाएगी या अच्छा कुछ कर पाओगे, पैसे बना पाओगे, एक अच्छी लाइफ होगी, इतना सा सिंपल सा पता था। तो जब बिहार से पहली बार दिल्ली आया था तो वो तो उसी सपने के साथ आया था कि मेहनत से पढ़ाई करनी है ताकि आगे जा सकूं जिंदगी। ट्रू। बिहार में आप किशनगंज से बिलोंग करते हैं। किशनगंज में मेरे दोस्त हैं, उनसे मैंने पूछा कि भाई अजहर इकबाल हमारे इतने बड़े आदमी आप आ रहे हैं, आप जानते हैं उनको? तो बोले कि हाँ मैंने नाम तो सुना है अजहर इकबाल का। फिर उन्होंने गोल किया, बोला अजहर इकबाल किशनगंज से बिलोंग करते हैं। मतलब लोग अवेयर नहीं है इतने कि भाई अजहर इकबाल जैसी शख्सियत मतलब वहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। आपकी मैंने एक कहानी देखी थी कि शायद पता नहीं अगर सही है गलत है कि आपने ड्रॉप किया था आईआईटी को, ऐसा कुछ? मैंने कॉलेज ड्रॉप। सच में? जी। मैंने माना ही नहीं, मैंने हो सका बिना आईआईटी के आदमी कैसे कर सकता है? क्या थी कहानी, ड्रॉप क्यों कर लिया आपने? देखिए तो ऐसा है कि बचपन से ही मतलब मैं बोलूँ कुछ हमेशा रहता था कुछ अच्छा करें, कुछ नया करें, मतलब उसका शौक रहता था। जब कॉलेज पहुंचा तो पढ़ाई लिखाई कॉलेज में पहले तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थोड़ा पढ़ने का ही कोशिश किया, बहुत अच्छा, लेकिन कहेंगे कि पढ़ने में बहुत मज़ा नहीं आ रहा था, बहुत अच्छा स्कोर नहीं आ रहा था, तो वो लाइफ बहुत एक्साइटिंग नहीं चल रही थी। उसी बीच मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का पता चला, बिजनेस का पता चला कि आप अपना बिजनेस कर सकते हैं और वहाँ से शायद आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। तो मुझे दिखा बिजनेस करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें मेरी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, सच तो मुझे लगा शायद ये अटेम्प्ट ले सकते हैं। क्या बात है, ये बड़ी मोटिवेशनल वाली लाइन है कि बिजनेस करने के लिए कभी भी किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती, नॉलेज की जरूरत होती है। मैं ये बहुत बार लोगों को क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ और मैं एक चीज़ को बहुत बार बोलने की कोशिश करता हूँ, मैंने डिग्री नहीं ली है बट आईआईटी दिल्ली का ब्रांड या फिर उस कॉलेज में पहुंचने के बाद वहाँ जो जिन लोगों से दोस्ती हुई या जो उनका एलुमनाई नेटवर्क है उसका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो क्या कहेंगे कि मेरे सक्सेस में आईआईटी दिल्ली का इम्पैक्ट है, 100% इम्पैक्ट है। ऐसा नहीं है कि ये सक्सेस इतना इजीली मिलता अगर मेरे पास आईआईटी दिल्ली नहीं होता। तो मैं उस कॉलेज को पूरी क्रेडिट देना चाहूँगा मेरे सक्सेस के लिए। तो मैंने डिग्री कंप्लीट नहीं की, वो पार्ट ऑफ दैट है, बट मैंने अच्छी मतलब वहाँ जाके बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत लोगों से कनेक्शंस मिले जिनका आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ट्रू। तो शुरुआत से करते कि मतलब आपने पढ़ाई कहाँ से की? किशनगंज में पढ़ाई की थी या फिर आपने? मैंने अपने 10वीं तक की पढ़ाई किशनगंज स्कूल में की और उसके बाद +2 के लिए आप दिल्ली में? हाँ, 11-12 के लिए मैं दिल्ली आ गया था। मैंने 11-12 दिल्ली से करी, फिर देन कॉलेज भी आईआईटी दिल्ली पहुंच गया। तो मतलब 3 साल तक कॉलेज में भी आईआईटी दिल्ली में रहा। उसके बाद 4th ईयर में मैंने इन शॉर्ट से स्टार्ट कर दी। वेरी गुड। और थर्ड मतलब 3 साल आपने पढ़ाई करने के बाद छोड़ा जी आईआईटी में करनी? तो क्या डर नहीं लगा घर में, पेरेंट्स घर वाले कि भाई तुम आईआईटी क्यों छोड़ रहे हो? इस पे भी मैं क्योंकि बड़ा मुश्किल से मिलता है आईआईटी करना, आईआईटी वो भी दिल्ली मिला आपको और आप छोड़ रहे हो। देखिए अब इसको कैसे देखते हो उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। जो क्रेडिबिलिटी मैं मानूंगा हमारे देश, मतलब मैं जनरली जैसे देखता हूँ इस चीज को, आईआईटी की डिग्री की डेफिनेटली वैल्यू है, मैं उसको अंडर वैल्यू नहीं कर रहा हूँ, बट शायद 80% वैल्यू है कि आप आईआईटी पहुंचे हैं। वो एंट्री इज मोर वैल्यूएबल देन द एग्जिट, जैसे मैं देखता हूँ। मुझे लगता है वो एंट्री का वैल्यू मेरे पास था। और जैसे मैं बताता हूँ डिग्री नहीं भी कंप्लीट करता, हो सकता है काफी सारी कंपनीज मुझे डिग्री नहीं कंप्लीट करने पे जॉब नहीं देते, बट मुझे एक चीज पता था, एक जगह आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगा जो है ट्यूशन सेंटर्स का पढ़ाने में, जो पढ़ाने के लिए वो जैसे जो लोग आईआईटी की तैयारी करते हैं उन कोचिंग सेंटर्स पे मैं जाऊंगा, उनको बोलूंगा मैं बच्चों को 11-12 के क्लासेस लेता हूँ और मैंने चूंकि खुद आईआईटी क्लियर कर रखा है तो मेरी क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग चलेगी और वो जॉब तो गारंटीड है। तो मेरे लाइफ का बॉटम प्रोटेक्टेड चल रहा था हमेशा, तब तो मैं रिस्क ले ही सकता था जिंदगी में। नहीं बट ऐसी कोई घटना घटी थी, मतलब ऐसा कोई कॉलेज में रैगिंग तो नहीं हुआ जिससे लगा कि नहीं, हमारे टाइम तक तो मतलब वो काफी स्ट्रिक्ट रूल्स हो चुके थे, तो जीरो ही था वो चीज। बट ऐसा दिमाग में आ गया कि अब नहीं करना है कॉलेज? नहीं, कॉलेज से मैं फिर से बोलना चाहूंगा, कॉलेज से मेरे कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं थे, कोई दुख नहीं था। इट्स जस्ट दैट कि मुझे बिजनेस करने का ज्यादा एक्साइटमेंट आने लगा था और पढ़ने में कम मजा आने लगा था, इतना ही सा था। और मुझे लगा था मैं लाइफ में शायद बेटर जो है बिजनेस करके कर लूंगा। तो ये ऐसा नहीं था कि कॉलेज से नफरत हो गई थी और कुछ करना था, बल्कि मैं कहूँगा कुछ और करने में ज्यादा मजा आने लगा था। तो पहली शुरुआत कॉलेज के बाद सोचा कि इन शॉर्ट्स करेंगे, ऐसी थी या कुछ और? नहीं, इन शॉर्ट्स के पहले तो मैं बोलूंगा मैं 2011 से बिजनेस करने का ट्राई कर रहा था और इन शॉर्ट्स नहीं था कि मुझे यही बिजनेस करना था। मेरा सपना पहले बना कि मुझे बिजनेस करना था।
2009 में मैं कॉलेज गया था, तो 2 साल मैंने पहले कोशिश की पढ़ाई करने की, कॉलेज में अच्छा स्कोर करने की। जब मुझे दिखा वो रूट वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो 2011 से मैंने बिजनेसेस एक्सप्लोर करना शुरू किया। और मेरा तो ऐसा है, मैं तो वन ऑफ दोज फ्यू पीपल हूँ जो मैं हर महीने, हर 2 महीने पे आइडियाज बदलता हूँ। पहले एक आइडिया पे ट्राई किया, नहीं चला तो दूसरा, वो नहीं चला तो तीसरा, इस तरह से। तो मैंने बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए। वो चलते चलते फाइनली जो इन शॉर्ट्स का आइडिया लॉन्च किया, वो कहीं ना कहीं एक यूजर्स को पसंद आने लगा, और फिर उस बिजनेस पे मैंने फोकस करना शुरू किया। और इसमें मतलब जो आईटी सर्कल जैसे आपने बोला भी, उन्होंने काफ़ी हेल्प की होगी आपकी। डेफिनेटली मेरा मतलब, मैं देखिए ये इसको बहुत लोग बहुत बार बहुत क्या कहते हैं, नेगेटिवली लेते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं, बहुत सारे इसमें बहस करते हैं लोग। ये गलत है, सही है, मैं अगेन इस पे भी नहीं कमेंट करूंगा, बट मुझे मेरे नेटवर्क के कारण से तो फायदा हुआ है। मेरा पहला इन्वेस्टर अगेन मेरा आईटी दिल्ली के सर्कल का था, मेरा दूसरा इन्वेस्टर आईटी दिल्ली के सर्कल का था, मेरा तीसरा इन्वेस्टर आईटी दिल्ली के सर्कल का था। तो मेरे इनफैक्ट मैं अपने इन्वेस्टर्स को लूंगा तो काफ़ी मतलब जो ओवर टाइम जो आए वो मेरे सर्कल से आए। मेरे पहले जो मतलब मेरा को फाउंडर जो वो मेरा आईटी के सर्कल का है, मेरा दोनों को फाउंडर्स आईटी के सर्कल के हैं, मेरा डिजाइनर आईटी के सर्कल का। तो मेरे को मतलब मेरे लोग मतलब जितने भी लोग मिले, अर्ली डेज के एम्प्लॉइज मिले, जो गुड टैलेंट है मेरे सर्कल के मिले, मुझे जो इन्वेस्टर्स मिले मेरे सर्कल के मिले। तो उस सर्कल का तो इनसेन बेनिफिट है। मतलब मैं दो चीज़ें मैं समझता हूँ, क्योंकि हम लोग भी कोशिश करते हैं नए नए स्टार्टअप की, और जहाँ पे हम लोग मिस करते हैं और ये आम आदमी जहाँ पे फंस जाता है कि आइडिया तो आ जाता है लोगों के पास में, दिक्कत कहाँ होती है, जो अपनी टीम वाली बात की अच्छी हायरिंग और अच्छी वो जो गाइडलाइंस आपको मिल गई सीनियर की, वो बहुत ज़रूरी है। फंड भी रेज हो जाता है इनिशियल स्टेज पे, कुछ न कुछ तो पैसे आ जाते हैं। बट वो जो आपने बोला कि कैसे आप पहचानते हो कि ये लड़का परफेक्ट है, जब आपने पहली हायरिंग की होगी, जब आप खुद कॉलेज में हो, निकले हो अभी, और आपको हायर करना है, तो एकदम सोचते हैं कि करेगा नहीं करेगा। आई थिंक मैं बोलूँगा कि मैं एक ट्रेड को ना, मुझे लगता है वो ट्रेड बहुत हद तक फिल्टर आउट कर देता है कि अगर मेरे पर्टिकुलर केस में मुझे लगता है जिसको मैं हायर करने को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता हूँ, मुझे लगता है वो बहुत हद तक फिल्टर आउट कर देता है किसी इंसान को। एक ट्रेट है, वो उस ट्रेट के मल्टीपल डायमेंशंस में उसको देख सकते हैं, बट जो कोर ट्रेट है जिसको लेंगे वो है इंसान कितना कंप्लेनिंग इन लाइफ है। मुझे लगता है द लेस कंप्लेनिंग अ पर्सन इज, वो उतना अच्छा काम कर रहा होगा। जितने कंप्लेन है जिंदगी के, उससे उतना कम काम हो रहा होगा। वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स निकालेगा। जो नॉन कंप्लेनिंग लोग होते हैं वो हर चीज़ के लिए नॉन कंप्लेनिंग होते हैं, और वो उतना ही चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं मैं एक ये लूँगा मतलब कितने कंप्लेन करते हो चीज़ों को लेकर के, और इसी का दूसरा साइड आता है आप जिंदगी को लेकर कितने एक्साइटेड हो। जो लोग कंप्लेनिंग कम होंगे, जिंदगी को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, तो वो सीखने के लिए भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, वो चीज़ों को ज़्यादा एनर्जेटिकली लेंगे। 2 चीज़ें नहीं वर्क कर रही होगी तो तीसरा चीज़ फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा ट्रेड जो है मैं वो देखने की कोशिश करता हूँ। तो अब ये एक्साइटमेंट ले लेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि नॉन कंप्लेन, ये सिमिलर ही कहीं ना कहीं चीज़ को पॉइंट आउट करता है। जो चीज़ मेरे अकॉर्डिंग से कंपेरेटिवली इससे, मतलब बेसिकली लोग जो कहते हैं ना कि इसी को इन सम सेंस लोग, कुछ लोग कहते हैं कैरेक्टर के लिए आप हायर करते हो रादर देन इंटेलेक्ट के लिए, मतलब तो ये ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। मतलब बहुत बड़ी बात है। हायरिंग में ये कंप्लेन वाला इशू बहुत आता है कि मतलब एम्प्लॉय आते हैं और वहाँ पे कंप्लेन शुरू हो जाती है। बहुत बड़ी बात है। और स्किल कितना इंपॉर्टेंट है इसमें? देखिए स्किल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट मेरे एटलीस्ट मेरी अभी तक के लाइफ लर्निंग में मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द जो रोल्स हैं आपके हमारे वर्ल्ड में लेंगे, मतलब क्या कहते हैं कंट्री में लेंगे, जहाँ पे भी लेंगे, जिस भी फील्ड में लेंगे, वो देर सवेर किसी को सीखने में 2 दिन लग सकता है, किसी को सीखने में 4 दिन लग सकता है, बट मुझे बहुत ही कम रोल ऐसे दिखे हैं जहां पे आप सीख ही नहीं सकते वो रोल। तो मुझे लगता है स्किल डेफिनेटली मैटर करता है। मैं कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं मैटर करता, बट मुझे लगता है कि थोड़ा वहां अगर कम भी है, बंदे का अगर एटीट्यूड सही है तो वो सीख जाएगा। क्योंकि आपको काम 2 दिन में सीखना जरूरी नहीं, अगर आप महीने दिन में भी सीख करके ईमानदारी से कर पाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं चलता है। तो अगर आप कहेंगे एक बंदा स्किल में भी 100 है और कैरेक्टर में भी 100 है, तो मैं बोलूंगा ऑब्वियसली बेस्ट कैंडिडेट चल रहा है वो। बट अगर मुझे इन दोनों में दिखा जाए कि एक जगह थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, कैरेक्टर में 80 मिल रहा है लेकिन स्किल में 100 मिल रहा है, वर्सेस कैरेक्टर में 100 मिल रहा है और स्किल में 80 मिल रहा है, तो मैं कहूंगा अनडाउटेडली आप कैरेक्टर के साथ जाए, क्योंकि वो बंदा स्किल सीख लेगा। कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता, वो नहीं बदला जा सकता, बहुत टफ होता है। बदलते हैं लोग, उसके भी बदलते हैं, लेकिन बहुत टफ होता है वो, क्योंकि बहुत ही इनग्रेन्ड होता है आपके अंदर। सीखना तो चीजों में मुझे लगता है, और इनफैक्ट मैं तो अपनी लाइफ जर्नी में बहुत हद तक अभी तक तो बहुत लोगों से मिल चुका हूँ और देख चुका हूँ।
जिनमें कुछ करने का जज्बा होता है, जिनमें फाइट मारने का शौक होता है, जो मेहनत करते हैं, जनरली मुझे दिख रहा है स्टैटिस्टिकली वो लोग आगे जा रहे होते हैं, मतलब लाइफ के रेस में, मतलब मैं बोलूँगा बहुत आगे जाते हैं। True. आप काफ़ी स्टार्टअप जो करते हैं लोग उनको इंस्पायर भी करते हैं और काफ़ी, चाहे वो आईआईटी से हो या जो इन्होंने आईआईटी नहीं भी किया है, आप दोनों तबके को काफ़ी इंस्पायर करते हैं, दोनों के बीच काफ़ी पॉपुलर हैं अंदर। मेरा ये सवाल है कि जब कोई स्टार्टअप, कोई आइडिया किसी के दिमाग में आता है तो उसके स्टेप्स क्या होने चाहिए कि ये आइडिया वर्क करने वाला है? इसका कोई टेस्टिंग का कोई फार्मूला है? देखिए, मैं एक चीज़ को, देखिए अब इसका हर एक स्टार्टअप का अलग अलग फार्मूला होगा, चीज़ें बहुत नुआंसेस होंगी, बट एक बहुत ब्रॉडर अगर वे में लेते हैं तो एक चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ, कॉन्वर्सेशंस करने का टाइम फिनिश करो, एनालिसिस करने का, विजन बनाने का, स्ट्रेटजी बनाने का, सब बंद करो। जो चीज़ करना चाहते हो वो करके अपने यूजर्स के लेके पास जाओ, सामने सामने वो लिटमस टेस्ट करके बता देगा काम की चीज़ है कि नहीं। तो ट्राई टू रीच योर यूजर्स जितनी जल्दी पहुंच पाओ। ऐसे नहीं कि 4 लोगों के साथ बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं कि हम ये करना चाहते हैं, इससे ये हो जाएगा, इसके ये पॉजिटिव्स होंगे, ये नेगेटिव्स होंगे, इन सब का कोई फायदा नहीं है। स्टार्ट एक्शन, मतलब क्या कहते हैं, तो एक्शन मतलब वो बहुत ज्यादा वैल्यूबल है आपका, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। मतलब वो एकदम कोर होना चाहिए। अगर आप आज कुछ करने का सोच रहे हैं तो स्टार्ट योर एक्शन राइट नाउ। ऐसा नहीं कि अगले महीने ये करेंगे और उसके अगले महीने वो करेंगे, तब तो फिर नहीं होगा चीज। सेकेंड स्टेप, जब एक आइडिया मेरा क्रैक हो गया कि मेरा ये आइडिया तो चल रहा है, ओके हो गया, टेस्टिंग भी कर ली, लोगों को पसंद भी आ रहा है, सेकेंड लेवल आता है कि फंड रेज करने का। इनिशियल फंड किसी ने रेज भी कर लिया, सेकेंड लेवल पे उनको कहाँ पिच करनी चाहिए अगर वो आपके जैसे इकोसिस्टम से नहीं आता है जहाँ पे आईटी के लोग हैं? अब जैसे मैं अपने केस में बोलूंगा, मेरे पास वो प्रिविलेज था कि मैं उस इकोसिस्टम था, तो मेरे लिए इजी था। बट अल्टीमेटली बोलेंगे तो वो इकोसिस्टम का एडवांटेज है, बट ऐसा नहीं कि उसके बगैर आप चीजें नहीं कर सकते। प्रूफ तो वहाँ भी करना है आपको वहां पे प्रूव करना पड़ता है। मेरे लिए वो एक्सेस इजी था, बट अगर आप लेंगे, और थैंकफुली आज के डेट पे, आज से 10 साल पहले जब मैंने शुरू किया था तो चीजें उतनी एडवांस भी नहीं थी। आज के डेट पे तो एंजल इन्वेस्टर्स से लेके आपके इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं और काफी अच्छा माहौल बना हुआ है, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। तो आप उस इकोसिस्टम से अगर नहीं भी हैं तो भी अगर आपका प्रोडक्ट काम का है और आपके पास यूजर्स हैं तो आपको थोड़ी फाइट मारनी पड़ेगी, बट ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मतलब, और इनफैक्ट मैं तो एक ही चीज कहता हूं, आपका जिंदगी का बस एक ही प्रॉब्लम है, आपके यूजर्स आपको प्यार करते हैं कि नहीं। एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी, और वो हो जाएगा। अगर आपके यूजर्स हैं जो आपका प्रोडक्ट यूज करते हैं और जो खुश हैं, तो इन्वेस्टर्स देर या सवेर तो डेफिनेटली मिलेंगे, उसमें हो ही नहीं सकता कि ना मिले। अगर आपके पास कोई अच्छा कनेक्शन है तो शायद महीने दिन में मिल जाएंगे, अदरवाइज 3 महीने की मेहनत होगी, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एक प्रॉब्लम जिसमें ना आपकी डिग्री मैटर कर रही है ना कनेक्शन मैटर कर रहा है, वो है कि यूजर्स का प्यार, जो आपको खोजना है, जो ही सबसे टफ प्रॉब्लम है। और वहीं पे सारी टेस्टिंग हो जाती है। सारी टेस्टिंग वहीं हो जाती है, सारा इंटेलेक्ट आपका उसी चीज का। एक बार वो डन हो गया तो एवरीथिंग एल्स इज तो काइंड ऑफ कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप डिसाइडेड है, उसको फॉलो करना है। मतलब फिर तीसरा स्टेप एक आता है जहाँ पे आप टीम मैनेज करते हो, जहाँ पे आप एक खुद एक इंडिविजुअल हो, अब आपके पास एक टीम आ गई 100-200 लोगों की, तो वो मैनेजमेंट का एक टफ टास्क। तो टीम मैनेजमेंट पे मैंने काफ़ी ज्ञान देखा है यूट्यूब पे कि टीम कैसे मैनेज करनी है, कैसे लोगों को संभाले। काफ़ी जो बहुत सारे लोग हैं जो यही काम करते हैं, जिसमें वो स्पीच देते हैं, लोगों को समझाते हैं। आपको क्या लगता है टीम मैनेजमेंट कितना मुश्किल काम है? देखिए, थैंकफुली मुझे इस पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आए हैं। मैं तो इनफैक्ट अपनी टीम से काफ़ी खुश रहूँगा। मेरे अकॉर्डिंग से उन्होंने काफ़ी हेल्प करी है चीज़ों को यहाँ तक पहुँचाने में, और मुझे इतने लोग मिले अभी तक, काफ़ी ईमानदारी से काम करते हुए लोग मिले हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छे साइड में रहा है उस पर। और टीम मैनेजमेंट में अगर ब्रॉडली फिलॉसफी लेंगे तो ये बहुत फेमस सेइंग भी है, उसी चीज़ को मैं भी स्टैंडर्ड फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। तो टीम मैनेजमेंट पे जो मुझे लगता है, जो इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करते हैं अभी हमें तो जब भी आप, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जब भी आप किसी टीम मेंबर से बात करते हैं, जनरली मुझे लगता है कि आप उसको ऑब्जेक्टिवली क्लियरली बता दें आप चाहते क्या हैं, आप अपना रिजल्ट बता दें, बट उसको स्टेप बाय स्टेप का नॉलेज ना दें। उसको वो फ्रीडम दे कि भाई वो फिगर आउट कर ले। आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दें, भाई ये काम करना है, इतने दिन में करना है। उसको फ्रीडम दे दें कि भाई कैसे करना है। मुझे जनरली जो प्रॉब्लम लगता है, हम लोग टू मच माइक्रो मैनेज करने लगते हैं, बहुत सारे लोग। जो एक चैलेंज होता है कि एक एक स्टेप आप उसको सिखा रहे हैं, तो इसमें आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा जाएगा और सामने वाला भी खुश नहीं रहेगा। तो जनरली मैं जो फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, भाई कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये काम करना है, अब आप उसको छोड़ दें, वो खुद से सीख लेगा, खुद से कर लेगा, उसको उसका फ्रीडम दे दें, तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा काम करता है।
तो मतलब माइक्रो मैनेजमेंट में जाना नहीं चाहिए खास। मैं बहुत ज्यादा उस पर बिलीव नहीं करता हूँ। जो जनरली भी लोग कहते हैं दैट्स नॉट अ गुड स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, तो उतना ही मेरे ख्याल से इतनी छोटी सी फिलॉसफी है, मतलब बेसिकली सामने वाले का फ्रीडम इनफ मेंटेन करके रखें। एक और चीज़ जो मैंने काफ़ी स्टार्टअप देखे हैं जो कि काफ़ी शुरू होते हैं, बहुत एनर्जी में सारे फाउंडर होते भी हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद वर्क नहीं करता है तो बंद हो जाते हैं। अब उसमें कोई क्रेडिट लेने को तैयार नहीं होता है। तो आपको लगता है कि सफलता का तो हर कोई बाप बनना चाहता है कि भाई मैं इसका फाउंडर हूँ। बट जब असफल होते हैं लोग तो जरूरी नहीं है कि फिर कोई दूसरा शुरू करे। बट बीच में फाउंडरों के बीच में काफ़ी देखा कि मैंने फाइट हो गई एक दूसरे को, मतलब वो लिंक्डइन पे हो, सोशल मीडिया पे आके भी लोग बोलने लगते हैं कि भाई काफ़ी बैक में भी रहे, मैं नाम नहीं लूँगा बहुत लोगों का, बट लगता है कि उनको इसके बजाय कुछ नई कोशिश करनी चाहिए। देखिए अब अगर चीजें नहीं वर्कआउट कर रही है और तो बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, तो चीज़ें अब उस सिचुएशन पे चीज़ों को समझ शायद मैं ना पाऊँ उतने अच्छे सिचुएशन में क्या होता हो। हमारे केस में तो चूंकि चीज़ें वर्कआउट करते जा रही थी, और जैसे अगर आप लेंगे कि को फाउंडर्स के बीच में डिबेट्स होते हैं, वो कॉमन है, हर जगह ही होंगे, मतलब वो पार्ट ऑफ द गेम है, मतलब ब्रॉडली लेंगे तो। बट एज लॉन्ग एज चीज़ें अच्छे साइड जाते जा रही होती है तो वर्कआउट करते जाती है, ब्रॉडली लेंगे। बट कभी लगता है कि जैसे कि जो मतलब ये आपकी केस की हाँ, बात नहीं नहीं, कर please, रहा हाँ, हूँ, बट जो please, co-founder होते हैं, फाउंडर, उनके बीच में कैसे रिलेशन होने चाहिए? मजबूत, ऐसा मजबूत होना चाहिए कि अगर आइडिया नहीं भी वर्क करता है तो भी उनके संबंध खराब नहीं तो इस पे जैसे जो कहते हैं, इस पे को फाउंडर रिलेशन को बहुत लोग कहते हैं कि आप इसको वैसे ही देखिए जैसे आप क्या कहते हैं कि एक अपने मैरिज को देखेंगे, मतलब क्योंकि आप जितना टाइम शायद अपने को फाउंडर्स के साथ, मतलब अपने वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ स्पेंड करेंगे, उतना ही टाइम शायद अपने को फाउंडर्स के साथ भी स्पेंड करते हैं आप। तो बहुत केयरफुल रहना है। तो हमारे केस में ऐसे था, मेरे जो दोनों को फाउंडर्स थे, उनको एक को फाउंडर को मैं ऑलमोस्ट 5 साल से जानता था, एक को मैं ऑलमोस्ट 3 साल से जानता था। तो अगर आप आपका एक बॉन्ड पहले से है तो चांस है यार कि वो ब्रेक ओवर टाइम हो, इसका चांसेस कम हो जाता है। आपने रैंडमली कहीं मतलब जस्ट स्टार्ट करने के पहले से शुरू किया, तो जो कहते हैं कि को फाउंडर्स आप उनको चूज करें जिनको आप बहुत पहले से जानते हो, मतलब जो आपके दोस्त पहले हो, शायद फाउंडर्स बाद में हो। एक फाउंडर का एक आइडिया के अलावा, मतलब आपके पास एक आइडिया, उसके अलावा क्या स्किल होनी चाहिए उसके अंदर? मैंने कई फाउंडरों को देखा है, कई जिनको क्लोज से जानता हूँ, और उनको ना सब कुछ करने की आदत होती है, मल्टीटास्किंग, और बहुत सारा लोड लेके रखते हैं, लगता है पूरी कंपनी उनके भरोसे ही चल रही है। तो ये होना जरूरी है कि अपने लोड को थोड़ा बांटो लोगों को। भाई आप क्या बोलते हैं? देखिए इसमें जो इमोशन होता है लोगों को कि सब कुछ मैं ही कर लूं, मतलब क्योंकि जनरली हम ह्यूमंस को वो फेथ ट्रांसफर करना किसी और पे टफ बहुत होता है। ये मुश्किल है। बहुत ही फंडामेंटल ह्यूमन नेचर, मैं अग्री करूंगा, लेकिन आपको लर्न करना पड़ेगा टू, मतलब क्या, डेलीकेट थिंग्स, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। बट दिस इज चैलेंजिंग, मैं अग्री करूंगा, डेफिनेटली अग्री करूंगा। और आप इनफैक्ट फास्ट तभी ग्रो करते हैं जब आप वो राइट चीजें डेलीगेट करना शुरू करते हैं और वो फिगर आउट कर लेते हैं क्या आपको करना है और क्या आपको टीम को या अदर को फाउंडर्स को डेलीगेट करना है। तो ये लर्न आपको करना पड़ेगा। दिस इज वन ऑफ द फाइन टैलेंट जो आपको ओवर टाइम सीखना पड़ेगा। बट ये चैलेंजिंग है, ये मैं बिल्कुल अग्री करूंगा। वो छोड़ना, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है ना, देखिए इसका जो पॉइंट है, जब आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हो तो आप उससे बहुत प्यार करते हो, तो आप उसको किसी भी हालत में मतलब हारता हुआ नहीं देखना चाहते, तो आपको वो डर लगता है, वो कॉन्फिडेंस लेना। इसका सिंपल ले लेते हैं ना, जब हम लोग कार ड्राइव करते हैं तो जब पैसेंजर सीट में बैठे होते हैं उसको बहुत डर लगता है कि यार यहाँ नहीं गाड़ी लगा देगा, अरे भाई इधर से लेफ्ट ले, इधर से राइट ले। वो क्योंकि डर नेचुरल है हम ह्यूमंस का, तो वो होगा। बट वो डेलीगेट करना कि ठीक है सामने वाला हैंडल कर लेगा, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो एक तो उनकी इतनी इच्छा होती है, वही इतना इमोशनली वो कनेक्ट होते हैं उस आइडिया से। मैंने देखा कि वो मतलब टेक वाला पार्ट भी वही देख रहे हैं, वो एक्सक्यूशन का पार्ट भी, एडमिन पार्ट भी, सब कुछ देख रहे हैं। और नो डाउट शुरुआत पे फंड की भी बड़ी दिक्कत होती है, और उसके चक्कर में ना काम बड़ा स्लो होता है, उतना फास्ट आप रिजल्ट नहीं, क्योंकि आप एक ही चीज़ के एक्सपर्ट हो सकते हैं, सारे एक्सपर्ट तो हो नहीं सकते। तो अगर एक स्ट्रक्चर आप पूरा, जैसे कि मेरे पास एक आइडिया है, अब मेरे पास पैसे भी है, मैंने एक छोटा आइडिया सोचा और एक पैसे भी है, तो हायरिंग में पहला क्या क्या स्टेप है, किसको हायर करना चाहिए, पहली हायरिंग किसकी होनी चाहिए? तो अब इस पे देखेंगे तो बहुत हद तक डिपेंड करता है आपके बिजनेस का रिक्वायरमेंट्स क्या है। बट हमारे बिजनेस का लेते हैं, जैसे हमने जब इन शॉर्ट से स्टार्ट किया था, तो मैं अपने बिजनेस का समझाता हूँ। हमारे बिजनेस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हमारे बिजनेस में इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर हम न्यूज़ का बिजनेस है, सबसे पहले की प्रोडक्ट में न्यूज़ जाना शुरू हो ऐप पे, भाई ठीक है। तो पहले ऐप डेवलपमेंट, एक ऐप बनाना है, ऐप में न्यूज़ जाना है, उसे इस ऐप को हमें मार्केट करना है, लोगों तक पहुंचाना है कि भाई ये ऐप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और ये सब करने के लिए पैसे चाहिए, तो फंड रेज करना है। तो अब चीज़ें अलग अलग तोड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हमने जब शुरू किया था, तो मेरा जो को फाउंडर था बहुत अच्छा कोडर था, तो उसने ऐप बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि कोड करके ऐप तो मैं बना दूंगा। चूंकि प्रोडक्ट
पे जब कॉन्सेप्ट शुरू किया था, मैंने शुरू किया था, तो मुझे न्यूज़ का थोड़ा थोड़ा उस टाइम पे कंपेरेटिवली ज़्यादा समझता और ज़्यादा मज़ा भी आता प्रोडक्ट साइड पे। तो न्यूज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले ली थी कि ऐप पे क्या जाएगा नहीं जाएगा, ये पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लेता। प्रोडक्ट आपका हो गया, टेक उनका हो गया। काइंड ऑफ, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट भी नहीं बोलेंगे, कंटेंट बोलेंगे, प्रोडक्ट एंड कंटेंट जो भी ले लेते हैं। देन एक थर्ड को फाउंडर हमारा था, तो उसने इनिशियली हमें देखा कि यार कि मार्केटिंग साइड का रिक्वायरमेंट है, तो उसने वो वाला पार्ट लिया कि इस प्रोडक्ट को मार्केट करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी जो चीज़ें बनानी होंगी, जो टेक को क्या बनाना है, उस पर भी उसने हेल्प करा। एंड देन फिर फंड रेज भी जैसे एक टास्क था, तो वो उसने पिक किया। तो ऐसे टास्क को हमने अलग अलग ग्रुप्स में तोड़ा और डिपेंडिंग ऑन किसका क्या एक्सपर्टीज था, उसने उस चीज़ को पिक करना शुरू किया। राइट, ये तो आप इन हाउस ही हो गए सारे लोग। और इसके बाद अगर मान लो कि ये सारे काम, बेसिक काम, मेन काम, तो इसके बाद आप किसको हायर करते हैं? एडमिन वगैरह कुछ हायर करना? ये एडमिन वगैरह तो बहुत ही छोटा रोल है, आपको जरूरत नहीं पड़ रहा है जब तक आपकी कंपनी बड़ी नहीं हो रही, उस रोल का जरूरत नहीं। फाइनेंस आप इजीली किसी ना किसी फर्म को दे सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं, अनलेस आप फाइनेंशियल कंपनी ही बना रहे हैं। मतलब बहुत बेसिक काम है, लीगल हुआ, ये सब तो स्टैंडर्ड काम है, अक्रॉस कंपनीज होनी है। आउटसोर्स कर देना ज्यादा अच्छा है। आउटसोर्स कर दीजिए, जो आपका कोर नहीं है उसको आप आउटसोर्स मारिए। लॉन्गर रन में आप उसको इन हाउस बना लें, अलग बात है, बट जो आपका कोर नहीं है, जो जिसमें आपको इन्वेंशन करने की जरूरत नहीं, जो हर कंपनी को जरूरत है, उसको आपको बनाने की तो कोई जरूरत नहीं है। तो इनिशियली आप वर्क भी करना चाहते हो तो आराम से वर्किंग स्पेस से वर्क कीजिए, आपके सारे प्रॉब्लम सॉर्टेड होंगे उधर। आपका जो कोर है, आपको वो बनाने पे दिमाग लगाओ। अगेन अब आते हैं कंटेंट, मतलब प्रोडक्ट और मार्केटिंग, दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लगता है आपको? 100% प्रोडक्ट, डिबेट ही नहीं है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग से इस पे आप प्रोडक्ट, आप कोई चीज नया बना के बेचें तो आपकी उस चीज में दम होना चाहिए फॉर मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस। देखिए, कुछ बिजनेसेस ऐसे होंगे जो मार्केटिंग स्पेसिफिक बिजनेसेस होंगे, जिसमें मार्केटिंग का ही टैलेंट के कारण से आप जीत रहे होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होगा। वो हो सकता है, लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस, फॉर 80% ऑफ द बिजनेसेस, इट्स प्रोडक्ट। जैसे कि कोई जेनेरिक आइटम ही है जिसमें प्रोडक्ट तो सबके पास ही है, तो वो हो जाएगा। मतलब लेकिन फॉर मोस्ट, मतलब मैं हार्डली बिजनेसेस आइडेंटिफाई कर पाऊंगा जो बिजनेस आप कहेंगे कि मार्केटिंग में चल रहा है। मोस्ट बिजनेसेस रन बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट। ऑब्वियसली एक अच्छे प्रोडक्ट को भी मार्केटिंग की जरूरत है, बट आपका प्रोडक्ट कोर है। ट्रू। आज भी आप आइडिया सुनते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। मेरे को तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है और मुझे तो सबसे अधिक मजा भी उसी काम में आता है कि यार क्या नए बिजनेसेस बन सकते हैं, दुनिया कैसे बदल सकती है। मतलब मुझे सबसे अधिक मजा आता है, तो जेन्युइनली मैं अपना काम एंजॉय भी करता हूँ। मतलब तो एक चीज बताइए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बाद ये टाइम मैनेजमेंट करते कैसे हैं आप? मुझे लगता है कि जैसे मैं देखता हूँ टाइम मैनेजमेंट, तो मुझे लगता है जो 80%, इस पे भी मैं अगेन लगाता हूँ, मुझे तो लगता है कि बहुत सारे फालतू काम हम लोग अपने लाइफ में उठाए रखते हैं। मतलब इसका मैं एक क्लासिक ये देता हूँ, मतलब मेरे केस में वन ऑफ द फ्यू पीपल रहूंगा, मेरे कैलेंडर में 80% टाइम मेरा फ्री रहता है, मेरा कैलेंडर ब्लॉक नहीं रहता है। रेयरली कैलेंडर ब्लॉक रहता है। मुझे लगता है आप फालतू के बहुत सारे मीटिंग्स कर रहे होते, मतलब बेसिकली बहुत सारे आप ऐसे टास्क लिए रहते हैं जिसका जिंदगी में कोई जरूरत नहीं होता, तो मैंने उनको कट शॉर्ट कर दिया है। तो मैं बोलूंगा कि लिमिटेड चीजों पे फोकस करो। तो आप बेसिकली बहुत सारे ओवरहेड टास्क लेके चल रहे होते हैं जीवन में, जनरली मुझे दिखता है, उसको कम करना जिसका बहुत जरूरत नहीं है। मतलब तो टाइम मेरे को लगता है एम्पल टाइम है हर चीज में जीवन का। बहुत सारे लोग जैसे काम, जब भी फोन कर रहे यार बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, मतलब इतना कौन सा, और काम कुछ हो नहीं रहा है। हो सकता है लोगों का होता है, बट एटलीस्ट मेरे केस में मैं पर्सनली मानता हूँ कि मेरा शेड्यूल मुझे लगता है कि फ्री चल रहा है। कोई फॉर्मूला है इसके टाइम मैनेजमेंट का कि कैसे क्या क्या करें? कि जैसे आपने बोला कि 80% जो आपके फालतू के काम है मैं हटाया था, मैं नहीं उसको आप फिल्टर करो पहले की। मतलब बेसिकली देखिए, आप हर जगह बेटर तो आप हर जगह कर सकते हैं, किसी भी काम में मेहनत करेंगे आप थोड़ा बेटर कर सकते हैं, बट बेसिकली उसका सिंपल वे है, आप डेलीगेट करना शुरू कीजिए। मुझे दिखता है ये कोर मेरा नहीं है, डेलीगेट करो। ये कोर मेरा नहीं है, डेलीगेट करो। दूसरों पे भरोसा करना शुरू करो, वो भी काम कर लेंगे। अब उसमें भी आप घुसे रहेंगे तो आपका भी टाइम जाएगा ही, जो मुझे दिखता है काफी सारे लोग कर रहे होते हैं, जिसको मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। हर चीज में आपको घुसना जरूरी नहीं है, फिगर आउट कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर काम करो। वो क्रेडिट लेने की भी होड़ होती है कि भाई देख मैंने बोला तो ये हुआ। मतलब वही मुझे लगता है, मैं ऐसे देखो यार, कंपनी चलेगी तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा मुझे। मतलब मुझे हर चीज के लिए कितनी क्रेडिट लेने की जरूरत है। मतलब लेट अदर पर्सन उसको करने, तो वो उस चीज में करके भी खुश रहेगा और ज्यादा बेटर करेगा शायद वो। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ बॉस को, कि मतलब उनको बॉस फील भी कराना होता है कि काम दिया और फिर काम के पीछे चढ़ गए। जनरली मुझे लगता है उसमें आप अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हो, सामने वाले का भी। फिर उस बेचारे को काम ही क्यों दिया? उसको क्यों काम दिया? मतलब तो आई थिंक वही डेलीगेट अगर आप सही से करने लगेंगे तो आपका टाइम कैलेंडर खाली रहेगा। और ये पूरी कामनेस की, जो आपका पूरा व्यक्तित्व जो इतना काम है, शांत है, कूल है, इसका क्या राज है? मुझे लगता है जनरली मैं अपनी जिंदगी से बोलूंगा शायद खुश हूं। तो मुझे लगता है कि मेरे को किसी भी चीज की जल्दी नहीं है, किसी भी चीज में गुस्सा नहीं है। जनरली मैं अपने आप को बोलूंगा लाइफ से खुश हूं। मेरे ख्याल से फंडामेंटल में उसी चीज को बोलूंगा। तो
मतलब आपकी आपकी सारी कहानियां ऐसी हैं कि बहुत ही शॉर्ट में कि बस अच्छा ही है, नहीं मतलब कुछ भी negative- नहीं तो नहीं, अच्छी उसका- बात है कि आप उसको वो बताना भी नहीं चाहते, इंस्पायर करते हैं, और आपकी यही पॉजिटिविटी इंस्पायर भी करती है। नहीं मुझे लगता है, देखिए अगर मैं देखना चाहूंगा, मैंने अपना ब्रेन का बताता हूँ, मेरा है कि मैं बहुत बार बोलता हूँ कि मैं नेगेटिव चीज पे ना सोचता हूँ ना एनालिसिस करता हूँ। मैं कहूंगा कि अगर दुख गिनाना शुरू करूंगा तो जिंदगी में बहुत सारे दुख सब लोग गिनाना शुरू कर देंगे, बट जिंदगी में बहुत सारी अच्छी चीजें भी चल रही है, उनको देख के खुश रह लो। तो मैं उनको देख के खुश रहता हूँ, इसलिए मैंने सारे नेगेटिव्स अपनी जिंदगी के हटा रखे हैं, उन पे मैं दिमाग ही नहीं लगाता हूँ। क्योंकि दुख गिनाना शुरू करेंगे तो मैं बोल रहा हूँ लिटरली आप किसी को भी बैठा दें तो वो भी दुख गिना देगा कि मेरी जिंदगी का ये दुख है। सबसे सुखी आदमी भी तो कोई सबसे सुखी आदमी के पास ही 500 प्रॉब्लम्स होंगे। मतलब वर्ल्ड के सबसे मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट्स के पास बैठ जाएंगे, मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन के पास बैठ जाएंगे, उनके भी जीवन में दुख होगा, उनके जीवन में भी प्रॉब्लम्स होंगे। तो प्रॉब्लम्स तो होनी है जिंदगी में, तो ठीक है, मतलब वो रहेंगे ही, उसके बिना भी आपको खुश रहना है, तो मैं उनको थोड़ा इग्नोर कर देता हूँ। तो इसके बाद आपको एक मोटिवेशनल गुरु वाला काम करना चाहिए, जो आपका आप मुस्कुराते भी रहते हैं और एक अच्छी पॉजिटिव बातें करते हैं। तो ये बहुत कम लोगों में होता है कि बहुत लोगों को आप मोटिवेट कर सकते हैं ऐसी चीजों से। बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट में ये वाला काम कर लेते हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा आइडिया। बताए प्लीज। बिहार से कनेक्शन है अभी? बिल्कुल, बहुत ज्यादा ही। मैं अपने रूट्स को मानता हूँ, बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड फील करता हूँ मैं अपने जाते जाना होता है? हाँ जी, रेगुलरली। क्या लगता है ये जो हालात, मतलब हम पूरे भारत में एक ही मुद्दा चलता है कि बिहार कब बदलेगा? देखिए अभी चीजें कंपैरेटिवली तो बहुत बेटर हो रही है। मतलब मैं आज से अगर 1 डिकेड 2 डिकेड 3 डिकेड से पहले चला जाता हूँ, एवरी डिकेड में कंपैरेटिवली सिचुएशन तो बेटर जा रहा है। ठीक है, कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें खराब है, फाइट करके आगे बढ़ रहे हैं, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। मतलब लेकिन मैं बोल रहा हूँ चीजें सुधर तो अच्छे साइड में रही, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई फील। आपको लगता है सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है? कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे ग्रोथ पॉजिटिव है, आप बोलेंगे डेफिनेटली। हम, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम बहुत आगे पहुंचेंगे, बट मैं कहूँगा ग्रोथ पॉजिटिव है। और गुड पार्ट में एक चीज मानूंगा ना, देखिए जो एटलीस्ट मुझे लगता है हमारे जनरेशन में, मुझे लगता है जो चेंज होना है, नॉट ओनली बिहार स्पेसिफिक, जो मुझे अक्रॉस दी वर्ल्ड भी दिखता है जो चेंज होगा ना, आज से अगर मैं 25 साल या 50 साल पहले चला जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे लगता है एडुकेशन बहुत लिमिटेड था। अच्छे यूनिवर्सिटीज का, अच्छे बुक्स का, अच्छे टीचर्स का एक्सेस लिमिटेड लोगों के पास ही था। आज लिटरली आप वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पे बैठे हैं, वर्ल्ड के बेस्ट टीचर का यूट्यूब वीडियो देख करके आप उससे सीख सकते हैं। वर्ल्ड के बेस्ट बुक्स इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप वो पढ़ सकते हैं। आपको हार्वर्ड से लेके आईआईटी से लेकर के स्टैनफोर्ड से लेके ऑक्सफोर्ड तक का किसी के भी प्रोफेसर्स का लेकर के क्लासरूम्स का लेक्चर चाहिए, ऑनलाइन अवेलेबल मिलता है। आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। और मुझे लगता है ये एक्सेस के बाद जो बहुत सारे अंडर प्रिविलेज लोग थे, जो पहले चाह के भी नहीं सीख सकते थे, अब उनके पास सीखने का मौका, और उसको यूज करके बहुत सारे लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। तो मुझे दिखता है जो बहुत लोकेशंस जो पीछे चल रहे थे, उनके पास तो एटलीस्ट इस जनरेशन में मौका है कि आज से 25 साल बाद शायद वो लोग भी बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। क्योंकि जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन था वो था नॉलेज का। पहले लिमिटेड लोगों के पास ही वो नॉलेज था और उसी का वो आगे बढ़ते थे। मतलब अब शायद वो नॉलेज सबको मिलेगा तो सब आगे बढ़ पाएंगे। राइट। और आपको लगता है कि जो इकोसिस्टम की आप बात करें, जैसे कि आपने आईआईटी में एक इकोसिस्टम देखा जहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता था, सेम इकोसिस्टम स्टेट में किसी न किसी को देता, आपको लगता है कि बिहार, जैसे यूपी में काफी चेंज हुआ अभी पिछले कुछ सालों में, तो आपको लगता है वो बिहार में इकोसिस्टम आ पाएगा जिसमें कि नए उद्यमी आपके जैसे लोग वहाँ पे कुछ कर पाए? देखिए चीजें बदल रही है, मतलब मैं उस पर बोलूंगा, मतलब ओवरऑल तो पॉजिटिव साइड में ही जा रहा है। मैं तो गवर्नमेंट साइड से जो कम देखता हूँ, मुझे दिखता है ओवरऑल ही एक्सेस, मेरा तो फंडामेंटल बिलीफ है एक्सेस ऑफ एजुकेशन जिस दिन चेंज होगा चीजें बदलेंगी। सबसे कोर है एवरीथिंग का वो एक्सेस ऑफ एजुकेशन। उनको चीजों का समझ है, उनको पता है चीजें। अब जैसे मैं काफी बार लेता हूँ, मतलब आप हमारे देश में लेंगे तो जो बनिया कम्युनिटी है बहुत छोटा परसेंटेज है, बट हमारे देश के बिजनेस का एक बहुत बड़ा परसेंटेज वो कंट्रोल करते हैं। सारे बड़े बिजनेसेस आपको उसी इसमें मिलेंगे हर जगह के, मतलब छोटे से छोटे, मतलब इनफैक्ट मेरे वहाँ पे भी चले जाते हैं तो आपको वो, मतलब छोटा सा आपका कहेंगे जो वो क्या कहते हैं मारवाड़ कम्युनिटी है, मतलब मारवाड़ी कम्युनिटी है, पूरा रूल करते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, उनके पास जो नॉलेज का एक्सेस है बहुत ज्यादा है। मतलब एक मारवाड़ी चीजों को सीखा हुआ, उसने दूसरे को ट्रांसफर किया, उन सबको वो चीज बिजनेस करना ऐसे बहुत ही इजीली सीखने का मौका मिल जाता है एक दूसरे। तो उनकी कम्युनिटी में वो नॉलेज का एक्सेस बहुत ज्यादा था। दूसरे कम्युनिटीज में जैसे मुझे वो सीखना होता तो मेरे लिए बहुत फाइटर था, बट मुझे लगता है अब मैं भी सीख सकता हूँ, अब कोई भी सीख सकता है। मैं तो फंडामेंटली मानता हूँ उस चीज को कि दैट विल चेंज। अब वो एक्सेस सबके पास है, अब कौन मेहनत करके आगे बढ़ेगा वो उस पर, लेकिन वो एक्सेस एटलीस्ट सबके पास है। एग्री। और बिल्कुल सही बोला कि बिहार में या यूपी या किसी भी स्टेट में एग्जाम्पल है मारवाड़ी कम्युनिटी की, जब वो कहीं भी काम करते हैं और उस सिटी से जुड़ के काम करते हैं, जबकि उस सिटी के नहीं है,
फिर भी आप देखोगे कि उस सिटी के लिए जिनका जितना योगदान उनका होता है, मतलब शायद लोकल ना कर पाए उतना योगदान, और वो Agree, टिके agree, रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। हर परिस्थितियों में वो टिके होते हैं वहाँ पे, कभी भी वो जाते नहीं, वो हटते नहीं। मतलब मैं ऐसे एक वाकया शेयर कर रहा हूँ कि जब 90s का दौर था और मतलब क्राइम बिहार में हाई पे था, और वो जितने भी लोकल क्रिमिनल्स थे वो मारवाड़ी को तंग करते, क्योंकि उनके पास पैसे थे, सब उनसे ही पैसे वसूलने के चक्कर में होते थे। और आज के दौर में वो मारवाड़ी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 मतलब डेवलप करते गए, वो क्रिमिनल सब गायब होते गए। तो ये उनकी क्वालिटी है कि वो टिके रहते हैं। हाँ, उनकी क्वालिटीज तो बहुत अच्छी अच्छी है, मतलब उनसे तो डेफिनेटली लर्न कर सकते हैं। मतलब आप जब शार्क टैंक में गए वहां भी मतलब मुझे लगता है बढ़िया कम्युनिटी पूरी आपकी थी। शार्क टैंक की भी देख लेंगे, मोर देन 50% जजेस आपके मारवाड़ी से, मतलब मोर बढ़िया देन 50%, मतलब इनफैक्ट शायद 60-70% होंगे, ऑलमोस्ट सब मिलेंगे। देश के सारे बड़े बिजनेसेस मिलेंगे, तो उनसे तो सीखना चाहिए। तो उनके पास मुझे दिखता है नॉलेज का एक्सेस बहुत ज्यादा है, और ऑर्गेनाइज होते हैं थोड़े धंधे बहुत के मामले में। मतलब जनरेशन ओवर जनरेशन वो नॉलेज ट्रांसफर होता गया है, राइट राइट। और वो इकोसिस्टम उनको मिलता है जो कि जो ग्रो करने में बिल्कुल हेल्प करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। राइट। तो एक तो बहुत पॉजिटिव चीज आपने बोली, और काफी कम लोग ऐसा बोलते हैं। जब भी मैं ऐसी कोई बात करता हूँ कि बिहार में ऐसा होना है, तो लोग बोलते हैं अरे यार कुछ नहीं हो सकता। और काफी पॉजिटिविटी आपने दिखाई कि होप है जहाँ पे बदलाव होगा, और सब बदल चुके हैं, अब तो वही बचा ही है। बदलेंगे, डेफिनेटली बदलेंगे, चीजें पीछे हैं बट बदलेंगे, मतलब एटलीस्ट मुझे वो ग्राफ पॉजिटिव तो दिखता है डेफिनेटली। राइट। तो एक चीज आपने शुरुआत में बोली थी कि मैं ना लकी हूँ कि यहाँ पे आ गया। आपका बिलीव है भगवान में, रिलीजन में, धर्म में, जिसमें भी, लक में, faith में? देखिए, लक पे तो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, बहुत स्ट्रांग। और सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, आप काफ़ी सारे बड़े बिजनेसमैन को उठा लेंगे, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को उठा लेंगे, एक्टर्स को उठा लेंगे, काफ़ी सारे बड़े पर्सनालिटीज़ आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि लक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए, इस पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, हम लक का ये मतलब नहीं है कि आप बिना मेहनत करे वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन ये ट्रूथ है कि बहुत सारे मेहनत करने वाले अच्छे लोग भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। वहां पे लक रोल प्ले करता है। आपको डेफिनेटली मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपने फील्ड में अच्छा होना पड़ेगा, बट लक आपका साथ देना बहुत जरूरी। ये हर फील्ड में होता है। मतलब बेसिकली जो टाइमिंग कहेंगे, किस जगह आप थे, वो बहुत मैटर करता है। मतलब तो वो पार्ट ऑफ द गेम है। मतलब अगर लक आपके फेवर में नहीं है तो बहुत सारे, मैं एटलीस्ट पर्सनली अपने बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स को आते हैं, प्रॉब्ली दे कुड हैव डन वे बेटर। मतलब तो ठीक है, ये पार्ट है, मतलब इस चीज को मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता। बिना लक के लाइफ नहीं चल रही है। ट्रू ट्रू। और हम लोग जहाँ मुंबई में हैं, बॉलीवुड तो कंप्लीट आप बहुत लोग, बहुत सारे बड़े एक्टर्स आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे, मतलब कि लक ने साथ दिया। मतलब ऑब्वियसली उतने अच्छे एक्टर्स और भी होंगे, शायद उतने अच्छे बिजनेसमैन भी और होंगे, मतलब आप उस लक से वहां पहुंचे हैं। मतलब अभी आप दिल्ली में बेस्ड हैं, और दिल्ली में क्या लगता है कि दिल्ली का जो माहौल है, इकोसिस्टम है पूरा, बिजनेस के हिसाब से कितना अच्छा है? जैसे कि लोग बोलते हैं बेंगलोर में सिटी वाइज ज़्यादा अच्छा है नए स्टार्टअप के लिए। इतना मतलब ये सब चीजें होंगी। अब बहुत फाइन लेवल का डिबेट है कि बैंगलोर इस चीज में अच्छा है, दिल्ली इस चीज में अच्छा है, मुंबई इस चीज में अच्छा है। बट मुझे ऐसे दिल्ली में किसी चीज की कमी नहीं दिखी। इनफ टैलेंट दिखे, इनफ कस्टमर्स दिखे, सब कुछ। मतलब ऐसा कोई कहीं पे तकलीफ नहीं दिखी कि भाई इस चीज का कारण से दिल्ली से बिजनेस नहीं बना सकते। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, डिबेट कर सकते हैं आप, और उस डिबेट बट से बाकी फैसिलिटी सारी है। बनाने वाले तो लोग जयपुर से भी बना रहे हैं, इंदौर से भी बना रहे हैं। मतलब ऑनेस्टली इन सारे डिबेट्स, यही मैंने सबसे पहले अपने कॉन्वर्सेशन के शुरू में कहा था, एनालिसिस बंद कर दीजिए। बहुत सारे एनालिसिस करते रहें कि बैंगलोर में ये अच्छा है, दिल्ली में ये अच्छा है। बनाने वाले कहीं से भी बैठ के बना रहे हैं, थोड़ा एडवांटेज होगा, मैं इसको भी डिनाई नहीं कर रहा, एडवांटेज कुछ हो सकता हो भी, छोड़ दें, उससे फर्क नहीं पड़ता। डिसाइडिंग एडवांटेज नहीं है वो। मतलब नहीं, बहुत सारे लोग जो सिटी को और इसको टारगेट करते हैं, मुझे लगता है वो ये बात सुन के वो सोचेंगे कि कभी भी सिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए, कि इसके कारण में जब ग्रो। देखिए, आपको मैं फिर से इसको बारीकियों को आप समझाऊं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वहां पर हो सकता है 5% एडवांटेज ज्यादा चल रहा हो, बट डिसाइडिंग फैक्टर नहीं चल रहा है। ब्रॉडली लेंगे तो अच्छी बात है। थोड़ा मैं शायद मतलब यहाँ पे भी अभी भी डिबेटेड है कि क्या दिल्ली बेटर है कि बैंगलोर, बट मैं कह रहा हूँ फॉर कॉन्वर्सेशन से मान लेते हैं 10% बेटर चल रहा है, बट दिल्ली से भी बिजनेसेस बन रहे हैं, बहुत सारे मुंबई से भी बन रहे हैं बिजनेसेस। तो मैं एटलीस्ट पर्सनली मानता हूँ कि ऑल दीज डिबेट्स में एटलीस्ट मुझे फ्रूटलेस डिबेट दिखते हैं। मतलब शार्क टैंक की शुरुआत कहाँ से हुई? कैसे लगा कि आपको शार्क टैंक में जाना चाहिए? देखिए, शार्क टैंक की शुरुआत कैसे लगा, मुझे जानना चाहिए। मुझे तो सीजन 1 देखने के बाद ही लगा था यार ये तो कुछ अच्छा शो है, इसमें जज बनने का मौका मिले तो बहुत अच्छा होगा। और अगेन मैंने जैसे बोला, किस्मत हमेशा मतलब क्या कहते हैं अच्छे साइड रहा है, जिसके कारण से मैं लाइफ में बहुत थैंकफुल भी रहता हूँ। सीजन 1 देखने के बाद मुझे लगा यार यहाँ इसका जज बनने में तो मजा आता, मतलब ये काम तो बहुत अच्छा लग रहा है, फन सा लग रहा है कुछ।
मैंने सीजन 2 में सोचा भी यार किसी तरह मैं जा पाता, बट नहीं जा पाया मेरे पास को। बट सीजन 3 में लकीली उन्होंने ही रीच आउट किया कि आप जज बनना चाहेंगे, तो मैंने कहा यही चाहिए था मुझे जिंदगी में, इन्होंने खुद से ही रीच आउट कर लिया। तो इसलिए भी मैं लाइफ में काफी थैंकफुल रहता हूँ बहुत बार कि बहुत कुछ सपने में देखा और मिल जाता है। शार्क टैंक के फॉर्मेट के बारे में आप क्या पहले से अवेयर थे कि किस तरह का फॉर्मेट, मतलब जब सीजन? हाँ, पहले से इंटरनेशनल में देख रखा था, बट बहुत अर्जेंटली मैं फॉलो नहीं करता था, ठीक है, बट देख रखा था। बट इंडिया वाले सीजन तो मैंने बहुत स्पेशली फॉलो किया। सीजन 1 तो मैंने प्रॉपर्ली फॉलो किया था, मैंने तो बहुत सारे एपिसोड वापस भी देखे थे, क्योंकि मुझे जेन्युइनली लगता था, देखिए वो एंटरटेनिंग फैक्टर डेफिनेटली उसमें बहुत ज्यादा है, बट बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। मतलब इतने फन वे में आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो मुझे लगता था मैं बहुत कुछ सीख पा रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस, मैंने एक बिजनेस बनाया, इन शॉर्ट्स में लेंगे तो न्यूज का है, डिजिटल है, बट उसकी बाहर की दुनिया का मेरे पास लिमिटेड नॉलेज था। उस शो से मुझे बहुत सारे जेनरिक चीजों का नॉलेज लग गया कि दुनिया में क्या क्या चल रहे हैं, लोग क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो मुझे तो बहुत अच्छा शो लगता है, मतलब अभी भी मैं बोलूँगा बहुत अच्छा शो है वो। बिल्कुल, और लोगों को काफी इंस्पायर किया, लोगों को समझ में आने लगा कि मतलब एक आम आदमी भी अब समझ रहा है कि भाई बेसिक चीजें आपको अच्छा समझ आ प्रॉफिट रहा है। क्या है, लॉस क्या है, तुम्हारा EBITDA क्या है। अब इसमें भी जैसे बहुत बार लोग डिबेट करते हैं कि अरे शार्क टैंक बिजनेस थोड़ा सिखाता है। आप इसको कैसे देखते हैं? शार्क टैंक आपका आम नहीं है कि आपको बिजनेस करना सिखा रहा है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। आप इसको ऐसे देखें भाई, वो कुछ चीजें सिखा दे रहा है, बेसिक चीज आपको सिखा दे रहा है, आपको इनफ एनर्जी दे रहा है, एक कॉन्वर्सेशन बना दे रहा है, काफी है वो। बहुत ब्रॉडली चीजें सीखते हैं। बाकी सीखने के लिए तो आपको बुक्स पढ़ने पढ़ लीजिए, लेक्चर्स देखने देख लीजिए, यूट्यूब पे पढ़ लीजिए, वीडियोस देख लीजिए, बहुत और तरीके हैं सीखने के। बट एटलीस्ट आपको उस फ्लो में बहुत अच्छे से ला देता है, बहुत ब्रॉडर चीजें अच्छे से समझाया जाता है वो। शार्क टैंक में मैंने 2 कैटेगरी देखी जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। आप तो खैर उसमें जज बन के ही आए थे। 2 तरह के लोग आ रहे थे, एक तो नो डाउट जो नए आइडिया को लेके आते थे, और एक तो वैसे आ रहे थे जिनको सिर्फ आना था। और उसमें मैंने उन कम्युनिटी को ज़्यादा देखा, जैसे मारवाड़ी और बनिया वाले जो गुजरात चाहते थे, उनको पैसे नहीं लेने, उनको बताना कि देख मैंने छोटे शहर से भी धंधा खड़ा कर दिया। मतलब ऐसे वाले लोग मैंने काफ़ी देखे, और क्या पावरफुल लोग थे जिनको 1 रुपया नहीं चाहिए, पर उनको बताना था कि मैं सूरत में रहता हूँ और धंधा मेरा 1000 करोड़ का पड़ा हुआ है। और काफ़ी इंस्पायर उनकी कहानी जब छोटे शहरों में गई। मतलब मुझे घर वाले लोग मतलब जो जानते हैं कि मैं मुंबई में रहता हूँ, तो उन लोगों ने कॉल किया कि भाई शार्क टैंक में ऐसे लोग पैसा बना रहे, तुम लोग क्यों नहीं करते वैसा कुछ। अब उनको क्या बताओ कि अपना फील्ड अलग है भाई, हमारा ये धंधा, ये अपना बिजनेस अलग है। वो बिजनेस नहीं है कि मैं सूरत में जाके फैक्ट्री। बट उन लोगों ने काफ़ी इंस्पायर किया, और गाँव में लोगों ने कोशिशें शुरू की हैं। ये मैं बोल सकता हूँ कि छोटे शहरों में शार्क टैंक को देख के लोगों ने कोशिश शुरू कर दी कि भाई मुझे ऐसा करना है। क्योंकि अहमदाबाद की कहानी, जयपुर की, उदयपुर के लोग, और इतनी सारी स्टोरी, और लोगों ने सोचा अरे ये बिजनेस भी हो सकता है क्या, ये तो मेरे बगल में था। जो आपने बोला इतनी सारी जानकारी लोगों को मिल गई, काफ़ी इंस्पायर किया लोगों को। और आपके वाले एपिसोड में मैंने तो सारे एपिसोड देखे, मतलब आप थोड़े अलग तो लग ही रहे थे। लग रहा था कि भाई ये सारा एकदम धंधे वाले, बिजनेस वाले बढ़िया लोग, और बीच में एक भाई बैठा हुआ है अपना, हंस रहा है, स्माइल दे रहा है। तो मतलब वो जज के साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस था, जो आपके साथ सारे लोग? मुझे तो अच्छे, मतलब मैं बोलूँगा इनफैक्ट अगर आप मोस्टली वहाँ पे ऑन पैनल पूछेंगे तो मोस्टली जजेस वेर मोर एक्सपीरियंस देन मी अगर लेंगे, और इनफैक्ट बड़े बिजनेसेस ही हैं, तो उनसे तो काफ़ी कुछ सीखने का, और बहुत सारे इसमें तो 2nd 3rd जनरेशन भी थे, तो काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिल रहा था, मतलब लेंगे जजेस को तो। राइट। और आपको लगा कभी कि मैं थोड़ा यहाँ पे ऑड जैसा हूँ? नहीं, ऐसा फील बहुत ज़्यादा तो नहीं आया था। नहीं लगा। बिजनेस की दुनिया के सब लोग थे, तो बहुत ज़्यादा नहीं फील आ रहा था उस चीज़ का, मैं बोलूँगा। राइट। और फिर नेक्स्ट सीजन में आपने नहीं सोचा जाने का? मैं सीजन 3 और सीजन 4 का पार्ट था, मतलब राइट। उसके बाद आपने उसको अभी सीजन 5 ही आ रहा है, आएगा। सीजन 3 4 मैं सीजन 3 और 4 का पार्ट था। मैं वैसे भी गेस्ट जज के तौर पर था, मतलब दोनों सीजन में। बट कंटिन्यू में आपकी काफी एपिसोड आए तो। हाँ, मतलब फर्स्ट सीजन, मतलब दोनों सीजन मिला के 15-16 एपिसोड्स होंगे मेरे। एक ऐसी स्टोरी बताइए शार्क टैंक पे जो जिसके स्टार्टअप को देख के आपने मतलब इंस्पायर किया कि भाई ये यहाँ से भी पैसे बन सकते हैं। पिच तो आपने काफी पिच देखे होंगे वहाँ पे, बट कुछ ऐसे पिच जो कि इंस्पायर कर जाते हैं, यार ये चीज मैंने नहीं सोची थी। ऐसा कोई है? ऐसे तो मैं बोलूँ, मतलब ऐसे एक्सप्लिसिटली ऐसे भी बोलेंगे ब्रॉडली, मेरे बिजनेस के अलावा बहुत सारे बिजनेसेस पे तो उतना कभी दिमाग नहीं लगाया था, बट इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। मतलब जैसे एक जो मैंने सीजन 3 में एक स्टार्टअप था जो उसका इंटरेस्टिंग ही था कि वो उसमें मैंने इन्वेस्ट भी करा था कि वो चीज़ कि वो लोग शर्ट बनाते थे, मतलब उसमें स्टेन फ्री था, तो एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट था, मतलब। और वैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए थे जो एक्साइटिंग ही लग रहे थे, मतलब मैं बोलूँगा अलग अलग बिजनेसेस हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने का ही मौका मिल रहा था, बट नथिंग स्पेसिफिक मैं बोलूँगा कि भाई कि क्योंकि जनरली सारे बिजनेस ही अलग अलग तरीके हैं, जो नहीं देखे थे तो मज़ा ही आता था देखने में, मतलब। राइट। और जैसे जिसमें आपने इन्वेस्ट, बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं कि भाई ये शार्क जो इन्वेस्ट करते हैं, सच में इन्वेस्ट करते हैं, उनके बाद उनका क्या प्रॉफिट मिलता है, मतलब आपकी कोई देखिए जो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, मतलब ब्रॉडली लेंगे तो टिपिकली जैसे आप अदरवाइज भी इन्वेस्ट करेंगे, आप इन्वेस्ट करके शेयर्स लेते हैं, वो रिस्क पे है,
उसका पैसा बन सकता है नहीं बन सकता है, वैसा वाला चीज़। तो आपने जिसमें इन्वेस्ट किया उसमें से कोई बिजनेस बना या अभी तो बहुत ही अर्ली है, ये सब बिजनेस बनने में तो बहुत टाइम लगता है, बट ऑन पेपर शेयर्स की वैल्यू बढ़ी है कुछ जगह, बट वो बिजनेस बनने में तो 5 साल 10 साल लगेंगे, तो लॉन्ग टाइम है, मतलब वैसे एक काफी लॉन्ग टाइम है। अगर आप उन बिजनेस को प्योर बोलेंगे बिजनेस बन के उसका आरओआई कैसे निकलता है, उस पर लंबा टाइम है उसमें? लंबा टाइम है। राइट। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि आप जो दिल्ली में रहते हैं तो पूरी फैमिली के साथ आप रहते हैं? अभी तो मैं फ्रेंड्स के साथ रहता हूँ, मॉम डैड बिहार रहते हैं। अच्छा, मतलब बैचलर लाइफ अभी भी? अभी बैचलर लाइफ भी कह सकते हैं आप। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि अजहर इकबाल शादी कर रहे हैं। डेफिनेटली मैं कर लूंगा, अभी कब करूंगा उसका नहीं पता है, बट कर लूंगा होपफुली। कि मोस्ट एलिजिबल शार्क्स में से आप ऐसा कह सकते हैं। I'm तो प्रॉब्ली तो मैं इनफैक्ट ओनली शार्क मैं बोलूंगा, शायद मैं जो था सिंगल था, मेरे को लगता है। बिल्कुल, क्योंकि भाई बिहार से मिले हैं तो शादी की बात तो होगी ही कि भाई नहीं होगी बिहार से, क्या किसी जगह से भी मिलेंगे तो आप सबसे पहले भाई हमारे देश का सबसे बड़ा क्वेश्चन ही वही है, शादी कब करेगा अजहर इकबाल? मतलब सबने पूछा था। मेरा ही नहीं, किसी से भी आप कहीं भी किसी भी गैदरिंग में बैठ जाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ही होता है आप शादी कब करेंगे। मुझे जो लगता है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन वही है। हो जाता बहुत बेसिक, बहुत बेसिक क्योंकि है। भाई हम आपके बिजनेस के बारे में तो कुछ पूछ नहीं सकते, कोई आइडिया है नहीं, तो एज ए ह्यूमन लेवल पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे देश का सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो। ऐसे प्रेशर है कुछ? मॉम डैड बोलते हैं कि कल कब कर रहे हो, बट ठीक है, बट थैंकफुली मेरे मॉम डैड अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि लाइफ इज गुड ऑन दैट सेंस। सर, इन शॉर्ट्स जो आपका मतलब मास्टर प्लान जो और फर्स्ट में ही जो होता है ना, पहले बॉल में ही छक्का लगने वाली बात, ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे है, मतलब कैसे काम करते हैं इन शॉर्ट्स? अगर किसी कोई अगर यूजर डाउनलोड करता है, ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है या नहीं? पूरा यूजर अगर लेंगे तो कम्प्लीटली फ्री प्लेटफॉर्म है, एड बेस्ड है, मतलब तो उनको सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ नहीं पे करने की जरूरत पड़ रही है। टिपिकली जिस तरह मोस्टली मीडिया कंपनीज पैसा बनाती है, ऐड दिखाती है आपको, तो हम आप हमारा ऐप यूज करते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं और उसके बीच में हम आपको ऐड दिखाते हैं, जिससे हम जो है पैसे कमाते हैं। राइट। और ये आइडिया क्यों आया आपको? लगता है कि जैसे कि न्यूज़ चैनल, इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल और उसके बीच में इन शॉर्ट्स का आना, तो आपको लगा कि लोगों की जरूरत है इस? ये इसका अगर मैं बोलूँगा तो मेरा पहले तो खुद का पर्सनल बहुत ज़्यादा ही मतलब मुझे लगता है नीड था। मैं थोड़ा मेरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल जनरली कम रहता है, मेरे से बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ी नहीं जाती है, तो मेरा खुद का प्रॉब्लम था यार कि इतने लंबे लंबे आर्टिकल्स मुझे नहीं पढ़ने हैं। तो मुझे लगा मेरे तरह कुछ और लोग भी होंगे तो बिजनेस बन जाएगा। तो कुछ और लोग मिले जिसको ये फॉर्मेट कहीं ना कहीं पसंद आया कि ठीक है यार, मेरे को ओवरऑल एक जस्ट दे दो, समरी दे दो कि ये चल रहा है, मेरे लिए काफ़ी है। राइट। और क्या क्या इन शॉर्ट्स के अलावा और क्या क्या और भी कोई? तो एक इन शॉर्ट्स हमारा कोर ऐप है, देन हमारे पास एक पब्लिक करके ऐप है जो वीडियो न्यूज़ पे है, मतलब प्राइमरीली लेंगे तो, और रीजनल लैंग्वेजेस में है मेजरली लेंगे तो। इन शॉर्ट्स प्राइमरीली इंग्लिश के लिए, पब्लिक प्राइमरीली रीजनल लैंग्वेजेस के लिए। राइट, बस ये दो मेजर मेन बिजनेस। और जैसे अभी एक दौर चल रहा है, आपने वीडियो की बात की कि अभी एक दौर चल रहा है वर्टिकल का, और रील्स में हम लोग काफ़ी देखते हैं कि अभी हॉरिजॉन्टल देखने का एक ना, एक लोगों का वो लोग मोबाइल उठाते हैं और बस ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो आपका वो फॉर्मेट है वर्टिकल वाला फॉर्मेट है? कंप्लीटली नॉट वर्टिकल फॉर्मेट है भी, बट मैं वर्टिकल फॉर्मेट के बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट में हूँ। मतलब इन जनरल मुझे लगता है मतलब कंटेंट कंजम्पशन का वो अभी इनफैक्ट ऑलरेडी बन चुका है, और बनेगा क्या, अब ऑलरेडी रील्स ने ओवरटेक कर लिया है, सबसे अधिक हमारा टाइम कंज्यूम वही कर रहा होता है। तो वर्टिकल फॉर्मेट तो अनडाउटेडली मतलब फ्यूचर है ही, और अभी भी वो बहुत बड़ा फॉर्मेट बन ही चुका है। मतलब राइट। जैसे वर्टिकल में हम लोगों ने अभी काफ़ी देखा कि पिछले कुछ दिनों में कई सारे ऐप, मतलब अगर आप हम पॉकेट एफएम की बात कर रहे हैं, कोको की बात कर रहे हैं, या फिर कोरियन के फिल्म्स, ऐसी काफ़ी, और इसमें कोरियन फिल्म इंडस्ट्री ने काफ़ी मतलब अपनी जगह बनाई है। तो आप कभी देखते हैं ऐसे वीडियो वगैरह? हाँ, इस तरह काफी सारे मैंने देखे हैं चीजें, मतलब अच्छा कंटेंट होता है, टाइम पास बढ़िया कंटेंट होता है, मतलब ठीक है, लिमिटेड जितना टाइम मिल पाता है उतने में देख लेता हूँ, बट मतलब इंटरेस्टिंग फॉर्मेट तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग बोलूंगा इसको। मैंने एक चीज़ देखी थी लोगों ने काफ़ी, क्योंकि मैं भी एक ऐप से जुड़ा हुआ हूँ, रॉकेट रील नाम है उस ऐप का, और वर्टिकल कंटेंट बनाते, तो फीडबैक आते हैं लोगों के, तो बोलते अरे यार ये ऐप में होता क्या है, इन सब वर्टिकल में वही एक गरीब आदमी होता है, वो बाद में अमीर निकलता है, मतलब एक कहानी है, ऐसे लोग अपने फीडबैक देते हैं कि आपकी बहुत घिसी पिटी कहानी होती है। लेकिन ये बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है, क्योंकि वर्टिकल में भी बहुत लोगों को नहीं पता है कि कितना पैसा डालना चाहिए, जो इन्वेस्टर हैं, क्या फ्यूचर होने वाला है, और काफ़ी कुछ अभी होने वाला है। तो हम लोग कभी उनको देते कि नहीं भाई, हमारे अच्छे एपिसोड भी आ रहे हैं, अच्छी सीरीज भी आने वाली है, तो आप वेट करो उसका, और अच्छा रिस्पांस मिलता है लोगों का। बट मुझे एक चीज़ एज ए फिल्म मेकर, मतलब मैं शायद आप भी मुझे लगता है कि इस पर ऐड करेंगे कि एक फिल्म देखने का एक अपना एक्सपीरियंस है हॉरिजॉन्टल में, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वर्टिकल वो चीज़ें छीन लेगा लोगों से?
सिर्फ अच्छा ही फॉर्मेट है, मुझे तो वर्टिकल में ऐसा कोई दिक्कत नहीं लग रहा। फोन वर्टिकल है तो फोन पे मुझे कंज्यूम करना है तो मैं वर्टिकल फॉर्मेट में ही कंज्यूम करना प्रेफर करूंगा। मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ तब शायद मैं हॉरिजॉन्टल में बट वो कंज्यूम करूँ। प्लान होगा जब आप लैपटॉप पे बैठे। हाँ बैठेंगे, बट फोन पे तो वर्टिकल फॉर्मेट है मेरे ख्याल से एनईडी ही विन करता है। अगर इन शॉर्ट्स को भी पूछेंगे तो वो उसी वर्टिकल फॉर्मेट का स्वाइप का ही, मेरा खुद का बिजनेस भी उसी फॉर्मेट पे बना हुआ है अगर लेंगे तो। राइट, बिल्कुल सही। और आपको लगता है कि आने वाले टाइम में पूरी इंडस्ट्री जो है, कंटेंट इंडस्ट्री, वो वर्टिकल फॉर्मेट में आएगी? नॉट पूरी इंडस्ट्री, मैं बोल लूँगा सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। पूरी इंडस्ट्री तो नहीं आएगी, कुछ चीज़ें अभी भी हॉरिजॉन्टल में। मैं जैसे नेटफ्लिक्स देखता हूँ तो मैं लैपटॉप पे ही देखना प्रेफर करता हूँ, तो वहाँ तो मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में देखना प्रेफर करता हूँ। जब आप टीवी पे होते हैं तो फिर अभी मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ही देख रहा हूँ। फिल्में देखते हैं आप? हाँ मूवीज देख लेता हूँ मैं। कौन सी देखी है लेटेस्ट? लेटेस्ट कौन सी मूवी आई थी अभी रिसेंटली जो आई है? मैं जनरली अभी जैसे बैड्स ऑफ बॉलीवुड आई थी, मैंने वो भी देखी। वो मूवी तो नहीं कहेंगे, जो नेटफ्लिक्स सीरीज कहेंगे। उसके पहले शायद सैयारा आई थी, वो भी देखी थी। और उसके पहले कौन कौन सी मूवीज जो भी आई मैं देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से बॉलीवुड लवर है मतलब इन जनरल, मतलब मेरे को लगता है ठीक अच्छा ही रहता है, देखने में मजा ही आता है। मतलब एक चीज जो पूरे अभी भारत में चल रही है कि बॉलीवुड का बहुत डाउनफॉल चल रहा है, काफी कंटेंट वर्क नहीं कर रहे लोगों ने, थिएटर जाने में शायद उतना ट्रस्ट नहीं है लोगों का इस कंटेंट को लेके। आपको लगता है कि वो डाउनफॉल का रीजन क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? और दूसरा ये, आपको लगता है नहीं डाउनफॉल नहीं है पूरे वर्ल्ड? किस एंगल से आप डाउनफॉल की डाउनफॉल मतलब कि फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, कलेक्शन नहीं कर पाती हैं, बड़ी बड़ी फिल्में पिट जा रही हैं। बड़ी बड़ी फिल्में पिट जा रही है, वो बड़े एक्टर्स वाली कहेंगे कुछ पिट जा रही होंगी, बट कंटेंट कंजम्पशन तो ओवरऑल बढ़ ही रहा है ना। लोग कंज्यूम तो कर ही रहे हैं, अच्छी मूवीज बन रही है, नए एक्टर्स की बन रही है। नहीं, इसका रीजन लोग रील को भी बोले कि रील पे लोग काफी टाइम बर्बाद कर रहे हैं और वहाँ पे या स्पेंड कर देते हैं, लोग फिल्में देखने आते नहीं थिएटर में। नहीं, मेरे ख्याल से मूवीज का मैंने ऑब्जेक्टिवली डेटा तो नहीं निकाला, और मेरी रीडिंग से उसका टाइम कंजम्पशन बहुत तो नहीं गिरा होगा। मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मूवीज, अगर जितनी मेरी ब्रॉडर रीडिंग कहती है, should have increased, और ओवरऑल लोगों का टाइम स्पेंड इन मूवीज तो इंक्रीज किया होगा। मैं अपनी खुद की जनरेशन इसमें देखता हूँ, आज से 20 साल पहले तो मतलब एक मूवी 3 महीने में जाके हॉल पे देखते थे, बहुत कम देखते थे। अभी तो मैं देखूंगा तो हर हफ्ते या हर महीने ही मूवीज देख रहा हूँ बैठ के यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे। नहीं, वही रीजन है, जैसे थिएटर में लोग जाना इसलिए बंद कर दिए कि ओटीटी पे फिल्म आ आप जाती अगर है। पूछेंगे क्या थिएटर पे जाना, जी। वो शायद हो सकता है धीरे धीरे कम होता चला जाए, कुड बी पॉसिबिलिटी, डिबेटेड है, बट ओवरऑल कंजम्पशन ऑफ मूवीज कम होगी वो नहीं होगा। और एक साउथ की इंडस्ट्री ने भी काफी इन्फ्लुएंस किया कि तो वो अच्छे मतलब अच्छे कंटेंट बनाते हैं तो आएंगे, मतलब वैरायटीज आएगी। वो डिजिटल आने पे तो ओवरऑल ही आपकी वैरायटीज बढ़ते चली जाएंगी, तो डिजिटल का बेनिफिट है वो चीज़ है। बट ओवरऑल वही बता रहा था कि कंजम्पशन ऑफ कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो। जैसे आमिर खान ने भी एक बड़ा स्टेप लिया कि मैं अपनी फिल्म ओटीटी को नहीं दूंगा जल्दी, क्योंकि एक सिनेमा का जो एक्सपीरियंस है लोगों का कि थिएटर में देखने जाना। अब लोग क्या इस उम्मीद में बैठे कि 2 महीने बाद तो फिल्म आनी ही थी ओटीटी पे, तो बहुत सारे लोग इस उम्मीद में भी नहीं जाते। प्लस वहाँ के जो रेट्स हैं मिडिल क्लास के लिए कि भाई वहाँ का प्राइस है, टिकट की प्राइस प्लस वहाँ खाना पीना, ये इतना कॉस्टली है कि मिडिल क्लास आदमी हर हफ्ते फिल्म देखने जाए मुमकिन भी नहीं है। तो एक बड़ा स्टेप लिया था उन्होंने कि मैं अपनी फिल्म ओटीटी में 3 महीने या 4 महीने एक टाइम पीरियड बोला उसके बाद ही दूंगा, ताकि एक गैप हो, क्योंकि फिल्में काफ़ी वर्क नहीं की थी उनकी, मतलब बीच में काफ़ी। तो ये एक दौर रहा था उनका। खैर, सिनेमा आप लवर है, अच्छी बात है। पुरानी फिल्मों में से किसको कोई फेवरेट फिल्म? कोई फेवरेट फिल्म देखने में तो बहुत सारी मूवीज मजा आता है, मतलब बोलूंगा मैं इंस्पायर्ड क्यों लगा कि भाई ये इसको देखने में बहुत मजा आता है। मैं अपने इसमें बोलूंगा तो जैसे मैं लव स्टोरीज का बहुत ज्यादा लवर हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। मुझे आज के डेट में कोई लव स्टोरी दिखा दो तो मैं देख लूंगा, मेरे को कितनी भी बेकार सी लव स्टोरी मुझे देखने में बहुत मजा आता है। तो जैसे टॉप मूवीज में रखूंगा तो वीर ज़ारा डेफिनेटली एक टॉप मूवीज में आ जाएगी मेरी। उसके बाद 3 इडियट्स भी वन ऑफ द गुड मूवीज है जो मेरे को बहुत मजा आया था देखने में। अगर बोलेंगे तो पुरानी मूवीज में उठाते हैं तो डीडीएलजे डेफिनेटली ही, मतलब दिलवाले वीर ज़ारा शाहरुख खान के काफी बड़े फैन हैं। लव स्टोरीज शाहरुख के अच्छे बनते थे पहले, मैं बोलूंगा तो देखने में मजा आता था डेफिनेटली। मतलब राइट। और पुरानी में जो 60-70s में फिल्में बनती थी कुछ उनकी भी देखी है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं देखी है बट लिमिटेड देखी है। मतलब म्यूजिक के तो मुझे लगता है शौकीन हो। हाँ, म्यूजिक में तो मैं किशोर दा पे ही लटका हुआ हूँ। अगर बोलेंगे तो बहुत पीछे रह चुका हूँ। मैंने देखा कि भाई पढ़ा था आपके बारे में कि अजहर इकबाल गाड़ी और म्यूजिक के बहुत शौकीन है। म्यूजिक में तो बहुत शौकीन है और बहुत पीछे है। मतलब वो कहेंगे तो किशोर दा के दशक के हैं, मतलब चल रहा है वो भी दिमाग में, अभी भी वही चल रहा है। राइट। और ये गाड़ी वाला क्या न्यूज़ है? सच में न्यूज़ है गाड़ी के शौकीन? इन जनरल मतलब ठीक है, अच्छी ड्राइव करने में मजा आता है। वो मेरे ख्याल से काफी लोगों को शौक होगा उस चीज का, बिल्कुल वैसा ही कह सकते हैं। मतलब मजा आता है ड्राइव करने में। अगर मेरे पास फ्री टाइम रहता है तो मुझे लगता है मैं वो ड्राइव करने दे दो तो बहुत अच्छा लगता है। राइट, फेवरेट पास टाइम पे रख सकते हैं उसको। और ट्रेवल करते हैं, सोलो ट्रेवलर भी आप? सोलो ट्रैवलर नहीं हूँ बट ट्रैवल करने में बहुत मजा आता है। मतलब वो सोलो वाली लाइफ में नहीं इमेजिन कर पाता हूँ। मुझे लगता है कि ह्यूमंस आर बाई
बाय नेचर सोशल एनिमल, मुझे अकेला लाइफ इमेजिन नहीं हो पाता है, मुझे बहुत टफ लगती है। तो मैं हमेशा ग्रुप में ही, मतलब फ्रेंड्स के साथ ही ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, ग्रुप में, मतलब फैमिली के साथ ले लो वो। लेकिन बट मैं ट्रैवल को तो इनफैक्ट लाइफ के वन ऑफ द टॉप चीज़ों में रखता हूँ कि वो तो होना ही चाहिए आपकी लाइफ का पार्ट। अच्छा, शार्क टैंक में जब आप थे तो एक बड़ी बात अपने उठाए थे कि भाई इंग्लिश भी बड़ा उठाई थी कि भाई मेरी इंग्लिश तो अच्छी नहीं है। तो ये चीज़ ओपन होकर एक्सेप्ट करना, खासकर आपके जैसे जिस लेवल के आप फाउंडर है, जिस कंपनी को चला रहे, कितना मुश्किल होता है? मतलब ऐसा मुश्किल की क्या, मतलब मुझे लगता है, मैं देखिए सारे लैंग्वेजेस अच्छे, मैं किसी भी लैंग्वेज का मैं वैसे नहीं बोलूँगा कि ये लैंग्वेज अच्छा है या लैंग्वेज खराब है। मैं हिंदी बोलता हूँ, ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मुझे ज़्यादा मज़ा आता है और मुझे अभी तक कोई ऐसा नुकसान भी नहीं दिखा है। डेफिनेटली आप इंग्लिश सीख लें, कुछ उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, कुछ और लैंग्वेज सीखेंगे उसके कुछ बेनिफिट्स होंगे, अच्छी बात है। अगर आप इनफैक्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस जानते हैं, ज़्यादा अच्छी बात है। बट मुझे हिंदी में मज़ा आता है और मैं कंफर्टेबल हूँ उस चीज़ को लेकर। नहीं, बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं इसलिए सवाल कर रहा था कि बहुत सारे लोग इंग्लिश का एक रोना होते हैं कि भाई मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ये नहीं हो पाया उसके। वो देखिए उसके कुछ बेनिफिट्स हैं बट दैट्स नॉट मस्ट। और पर्टिकुलरली मतलब अगर आप पूछेंगे बिजनेस को लेकर के, तो बिजनेस चलाने के लिए आपको इंग्लिश आए ना फर्क नहीं पड़ता है। बिजनेस में उस लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको उस लैंग्वेज की चीज़ें कुछ चीज़ें होंगी जहाँ पे उस लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट होगा तो वो जानने वालों के साथ बेनिफिट हो जाएगा। बिजनेस के लिए तो उसकी बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। जाते जाते नए इंटरवेन्यर जो कि मार्केट में आ रहे हैं, बाजार में, जो कि आपको देखते हैं, सुनते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी टिप्स बताएं या कुछ ऐसी लाइन मोटिवेशनल जो उनको इंस्पायर करे लाइफ में कि भाई थकना नहीं है, हारना नहीं है। तो मैं हमेशा ही एक ही चीज़ को मैं अपने लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग्स में रखता हूँ। मुझे लगता है अगर आप स्टैटिस्टिकली एनालिसिस करके देखेंगे, मैं बहुत बार बोलने की कोशिश करता हूँ, तो ओवर कॉन्फिडेंस आप ओवर कॉन्फिडेंट लोग लेंगे, आप अंडर कॉन्फिडेंट लोग लेंगे। स्टैटिस्टिकली इट्स बेटर टू बी ओवर कॉन्फिडेंट देन अंडर कॉन्फिडेंट। आप इस हिम्मत के साथ चलिए कि आप कर लेंगे, हो सकता है तब भी आपसे ना हो रहा हो, बट अगर आप मानेंगे नहीं होगा तो डेफिनेटली नहीं हो रहा है। तो जनरली मुझे लगता है इट्स बेटर टू बी ओवर कॉन्फिडेंट इन लाइफ देन अंडर कॉन्फिडेंट। राइट। और लोग एक और चीज़ परेशान होते हैं, जो कि फिर मैं उसमें आपसे जवाब चाहूँगा कि लोग सोचते हैं अरे यार नहीं हुआ तो आसपास के लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी। भूल जाते हैं, बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं। बेस्ट पार्ट लोगों का ये है, लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लिटरली किसी को इतना दूसरों से फर्क नहीं पड़ रहा होता, आज बात करेंगे, एक हफ्ते बाद वो भूल गए, उसकी दुनिया में अलग चीजें आती है। यहाँ हमारे देश में इतने बड़े बड़े, अब मैं तो न्यूज़ दुनिया का ही हूँ, इतने बड़े बड़े न्यूज़ के इंसिडेंट्स होते हैं, आज लोग पूरा देश रो रहा है, कल भूल के दूसरी चीज़ों में लोग चले जाते हैं। तो लोगों की मेमोरी तो बहुत कम होती है, तो इतना इससे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। सब अपनी अपनी दुनिया में जी रहे हैं, मतलब मुझे तो ब्रॉडली ये लगता है एटलीस्ट। एक चीज़ सिर्फ खाली मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा, और कि जो न्यूज़ वाला एरिया जो है काफ़ी, मतलब कभी ये भी बोला जाता है कि बहुत सेंसिटिव नहीं है, अजीब अजीब सी न्यूज़ चला देते हैं कभी, या फिर ऐसी न्यूज़ है जिसमें कि बहुत सारी इम्यूनिटी की जरूरत है, बहुत उसको देखने का नजरिया अलग होना चाहिए, बट वो लोग चलाते हैं। तो आपको लगता है कि उसमें उनको पेशेंस रखने की जरूरत है कि जब आपकी सेंसिटिविटी होनी चाहिए सोसाइटी के प्रति? नहीं होनी चाहिए, आपको सोसाइटी के प्रति डेफिनेटली सेंसिटिव होना चाहिए। अग्री करते हैं, हम लोग भी कोशिश करते हैं उसमें जितना अच्छे साइड से कर सकें, बट ठीक है गलतियां कुछ शायद हो जाती हूँ, बट जनरली मैं इस पे तो बिलीव करूंगा कि वी शुड बी मोर सेंसिटिव। वो तो मैं ओवरऑल लाइफ की फिलॉसफी पे नहीं, एक जल्दीबाजी भी होती है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले देखा कि एक चैनल ने धर्म जी का चला दिया कि हमारे में जैसे कंपैरेटिवली बोलेंगे तो हम लोग उसको स्पीड को थोड़ा लेस प्रायोरिटी देते हैं, एक्यूरेसी को थोड़ा मोर प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि फैक्ट चेक बहुत जरूरी है कि जनरली हम लोग एटलीस्ट एज अ कंपनी वो प्रेफर करते हैं। थैंक यू सो मच अजय भाई। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, लवली टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा कि मतलब बातें तो अभी खत्म ही नहीं हो रही है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपका डेफिनेटली काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, और उम्मीद करेंगे कि इन फ्यूचर हम लोग जरूर फिर से बैठें। बिल्कुल और बिल्कुल कुछ ऐसी बातें जो कि लोगों को इंस्पायर करे। आप ऑलरेडी इतना इंस्पायर करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।